हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। कैसे हुआ कंप्यूटर का जनक का क्रिएशन, समझेंगे आज हम विद जनरेशन। तो इससे आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। हम लोग बेसिक आज कंप्यूटर की जनरेशन्स पे डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली जनरेशन्स क्या क्या है, क्या क्या एक्चुअली जनरेशन में चेंजेस आए, किस टाइप की जनरेशन है और क्या क्या जनरेशन में न्यू अपडेशंस आए अपनी जनरेशन के साथ साथ। तो जनरेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े से आपसे ये सब टॉपिक भी डिस्कस करूंगी ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको कि जनरेशन होता क्या है। जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी कंप्यूटर क्या होता है, डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, यानी कि बेसिक फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। फिर इवोल्यूशंस ऑफ देयर प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि जनरेशन से जस्ट पहले क्या क्या आया था, उनमें क्या क्या होता है, और उसके बाद हम लोग जनरेशन को प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में कंप्यूटर क्या होता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता है, द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, यानी कि ये कंप्यूटर एक कंप्यूट वर्ड से आया है जिसका काम होता है, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट समथिंग। मीन्स कि कैलकुलेशन पर्पज के लिए कंप्यूटर को डिजाइन किया गया है मोस्टली। एंड नेक्स्ट इसमें आता है कि इट देयर बाई अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। हम सबको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हम स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होता है और इसके थ्रू हम लोग उसको यूज करते हैं। और ये क्या करता है एक्चुअली, परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद अ हाई स्पीड। यानी कि कंप्यूटर का मेन क्या काम है, कैलकुलेट करना और अर्थमेटिक ऑपरेशंस को कैलकुलेट करना विद अ हाई स्पीड। अर्थमेटिक ऑपरेशंस हम लोग एग्जांपल में ले सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो ये ऑल फंक्शंस कंप्यूटर परफॉर्म करता है विद देयर हाई स्पीड। नेक्स्ट इसमें मैंने मेंशन किया है कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड एज अ डाटा प्रोसेसर। मींस कंप्यूटर को हम लोग डाटा प्रोसेसर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डाटा को स्टोर करता है, फिर प्रोसेस करता है एंड देन रिट्राइव करता है जो भी डाटा का डिजायर्ड है, यानी कि जो हमने रिक्वेस्ट की उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। तो इसके लिए कंप्यूटर को हम लोग डाटा प्रोसेसर भी कहते हैं, जो कि डाटा को स्टोर करेगा पहले, फिर उसको प्रोसेस करेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। ओरिजिनली एक्चुअली कंप्यूटर का जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया था तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ओनली फास्ट कैलकुलेटिंग ही था। फास्ट कैलकुलेटिंग मशीन के लिए ही कंप्यूटर को डिजाइन किया गया था। नेक्स्ट इसमें द एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग डाटा यूजिंग अ कंप्यूटर इज कॉल्ड अ डेटा प्रोसेसिंग। मीन्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है डेटा प्रोसेसिंग का, जो कि एक्चुअली क्या काम करता है। ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि डेटा को प्रोसेस करने का काम करती है, जिसको हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। और इसमें हम फर्स्ट क्या करते हैं, हमारे जस्ट रो मटेरियल टाइप का एक डेटा डालते हैं, फिर उसे वो कैप्चर करता है वन बाय वन, फिर उसको उसी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट होता है और उसके अकॉर्डिंग जो भी मैनिपुलेशन हुई उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट देता है और वो आउटपुट हमारी इंफॉर्मेशन बन जाती है। मोस्टली ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डेटा एंड इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या ये सेम है, क्या ये अलग अलग है। तो एक्चुअली यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेटा एंड इन्फॉर्मेशन का ये आता है, डेटा तो एक रो मटेरियल होता है कि नॉर्मली एक रो मटेरियल हो गया और उससे जो प्रोसेस्ड फॉर्म निकली है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इंफॉर्मेशन और डेटा का कॉन्सेप्ट आपको आई होप कि समझ में आया होगा कि डेटा क्या होता है और इंफॉर्मेशन क्या होता है। डेटा से ही इंफॉर्मेशन बनती है, क्योंकि पहले डेटा को कैप्चर किया जाता है, फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं एंड आफ्टर दैट हम लोग रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, जिसके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ये जो सारा कंटेंट है मैं आपको जो इसकी बुक है ये कंप्यूटर फंडामेंटल की बाय पीके सिन्हा उससे करवा रही हूँ। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे रेफर कर सकते हो और आपको इजीली समझ में आ जाएगा वो सब। तो आप डायरेक्टली वो बुक देख सकते हैं। तो अभी मैंने बेसिक बताया कंप्यूटर क्या होता है, इसका मेन काम क्या होता है, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट बताया कि डेटा एंड इन्फॉर्मेशन एक्चुअली होता क्या है। नेक्स्ट इसमें मैं डिस्कस करूंगी थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर कि क्या क्या कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो फर्स्ट इसमें आता है ऑटोमेशन, यानी कि ऑटोमेटिक। कंप्यूटर सारे काम ऑटोमेटिकली करता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि ह्यूमन का कोई इंटरेक्शन नहीं रहता और कंप्यूटर सारे काम ऑटोमेटिकली करता है। तो कंप्यूटर एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड मशीन है जो कि अगर अपना जॉब स्टार्ट कर देती है एग्जीक्यूट करना,
और उसको कैरी करते करते जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक कंप्लीट करती रहती है। बट इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं कंप्यूटर अपनी मर्जी से जो भी काम करता रहेगा। कंप्यूटर का काम यानी कि कंप्यूटर खुद से करता है काम, सारे ऑटोमेटिकली करता है, बट जब यूजर उसको कमांड देता है उसके बाद ही करता है, उससे पहले कुछ नहीं करता। यानी कि कंप्यूटर को अगर कुछ कमांड मिलती है तो ही वो उसके अकॉर्डिंग काम करता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसमें आता है स्पीड। ऑब्वियसली हमें पता है कि हम स्पीड को लेके भी कंप्यूटर को कितना कंसर्न है, क्योंकि स्पीड की वजह से ही हम कंप्यूटर काफी यूज करते हैं। आज के टाइम में कंप्यूटर की स्पीड भी काफी अच्छी होती जा रही है डे बाई डे। तो किसमें क्या रहता है, कंप्यूटर परफॉर्म करता है डेटा प्रोसेसिंग की जॉब एज फास्ट एज पॉसिबल। और ये नॉर्मली स्पीड हम किसमें मेजर करते हैं, नॉर्मली स्पीड हम लोग सेकंड्स में या इवन मिली सेकंड्स में मेजर नहीं करते, हम लोग माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, इवन पिको सेकंड में हम लोग ये जो स्पीड है उसको मेजर करते हैं। जैसे कोई कैलकुलेशन करनी होती है, तो कैलकुलेशन होती है कंप्यूटर में, तो मोस्टली सेकंड्स में ना हो के वो माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, इवन पिको सेकंड में भी पिको सेकंड में परफॉर्म होती है। और नेक्स्ट इसमें टॉपिक आता है एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी का मीन्स करेक्ट डेटा प्रोवाइड करवाता है। कंप्यूटर अगर कुछ परफॉर्म करता है तो कैलकुलेशन करे तो कैलकुलेशन, चाहे कुछ भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, तो वो एग्जैक्ट एक्यूरेट सही डेटा प्रोवाइड करवाता है। अब हम बोलेंगे कंप्यूटर में एरर भी तो आती है, डेफिनेटली एरर आती है, बट वो एरर कंप्यूटर में जो आती है तो वो मेनली ड्यू टू किस रीजन से होती है, ह्यूमन की वजह से होती है। तो इसका रीजन ये नहीं रहता कि टेक्नोलॉजिकल कोई वीकनेसेस है। अगर हम लोग कुछ भी एग्जीक्यूट कर रहे, सपोज कि हम लोग कोई प्रोग्राम ही लिख रहे हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उसमें क्या रहता है, यूजर ने अगर प्रोग्रामिंग के टाइम पे कोई गलती कर दी है तो उसके अकॉर्डिंग वो एरर आती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक एरर कंप्यूटर की है। तो एक्यूरेसी का एग्जांपल यहाँ पे ये बताता है, एक्यूरेसी का कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ये बताता है कि कंप्यूटर जो भी कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है वो एकदम एक्यूरेसी के साथ ही परफॉर्म करता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आता है डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या बताता है, यानी कि कंप्यूटर फ्री रहता है टायर्डनेस से, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से, यानी कि वो कभी थकता नहीं है, मोनोटोनी नहीं है उसमें, टोटली प्रॉपर। जैसे कि अभी काम कर रहा है तो वही सेम 10 घंटे बाद भी काम करेगा। ह्यूमन का रहता है अगर उसने अभी काम कर लिया और कंटिन्यू 10 घंटे तक काम करे तो वो टायर्ड फील करता है, तो कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। नेक्स्ट इसमें आता है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब क्या रहता है, कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट एनी काइंड ऑफ टास्क। इसमें क्या रहता है, कंप्यूटर सारे काइंड के टास्क परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं कि रिजल्ट ऑफ एन एग्जामिनेशन, अगर हमें कुछ प्रिपेयर करना हो तो कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। और नेक्स्ट मोमेंट पे अगर हमें कुछ सॉन्ग सुनना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। और उसी के नेक्स्ट मोमेंट पे अगर हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर हम लोग सारा काम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। इसीलिए ये वर्सेटाइल होता है इन नेचर में। नेक्स्ट इसमें आता है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है कि कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी अवेलेबल होती है, जिसके थ्रू कंप्यूटर सारा डेटा स्टोर कर लेता है और इस जिसके वजह से उसे सब कुछ याद रहता है, हम कह सकते हैं ऐसा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है नो आईक्यू, इंटेलिजेंस कोशेंट इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। मींस कि कंप्यूटर डज ओनली व्हाट इट इज प्रोग्राम्ड टू डू, यानी कि कंप्यूटर को जिस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग बनाया गया है ओनली वो उतना ही काम करता है। अगर मैं उसे बोलूं कि तुम खुद से दिमाग लगा के ये कर लो तो वो ऐसा कुछ भी काम नहीं करता है, वो खुद का कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है फीलिंग्स, यानी कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स नहीं होती, वो इमोशनलेस होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में कोई फीलिंग होती है तो वो कंप्यूटर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आई होप कि आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इवोल्यूशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि बेसिक कंप्यूटर्स कौन कौन से आए हैं। जनरेशन में जाने से पहले हमें ये सब पता होना चाहिए। इसमें जो मैंने मेंशन किए हैं, मेन पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं डायरेक्ट फ्रॉम दैट बुक ओनली, तो आप डायरेक्टली यहीं से देख सकते हैं कि इवोल्यूशंस में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन, यानी कि एक मैकेनिकल एडिशन के लिए मशीन थी जो ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट की थी, जो 1642 में की थी। नेक्स्ट आता है बेरोन ने की थी, वो भी फर्स्ट कैलकुलेशन फॉर मल्टीप्लीकेशन। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एडिशन के लिए फर्स्ट कब आई थी, तो 1942 में आई थी। मल्टीप्लीकेशन के लिए अगर पूछा जाए तो हम बता सकते हैं
1642 एंड 1671 में आई थी। नेक्स्ट कीबोर्ड मशीन ओरिजिनेटेड हुई थी यूएस में, जो कि 1880 में आई थी। यानी कि कीबोर्ड जब आया था, कीबोर्ड आया था तो यूएस में आया था पहले, और वो 1880 में आया था। अराउंड 1880 में ही हरमन आए अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसे नाम दिया गया पंच कार्ड, जो कि नॉर्मली that were extensively used as a इनपुट मीडिया के लिए मोस्टली इसको यूज किया गया। 1880 में आया था, और जो कि इनपुट मीडिया जो आया एक्चुअली वो 1970 में था। सेम आगे कंटिन्यू चल रहा है ये इवोल्यूशन में ही। नेक्स्ट चार्ल्स बेबेज आए अपने डिफरेंट इंजन्स के साथ, जिसे हम फादर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर भी कहते हैं। चार्ल्स बेबेज का क्वेश्चन आप सबको पता होता है बेसिक, ये फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो चार्ल्स बेबेज है। तो नेक्स्ट इन्होंने क्या क्या इन्वेंट किया, इन्होंने डिफरेंस इंजन को इन्वेंट किया 1822 में। उसके बाद फुल्ली ऑटोमेटेड एनालिटिकल इंजन को भी इन्वेंट किया, वो कब किया, 1842 में। किस पर्पज के लिए, अर्थमेटिक कैलकुलेशंस के लिए और अर्थमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और इनके एफर्ट्स एक्चुअली इतने ज्यादा थे, यानी कि हिज एफर्ट्स एस्टैब्लिश्ड अ नंबर ऑफ प्रिंसिपल दैट आर फंडामेंटल टू डिजाइन ऑफ एनी डिजिटल कंप्यूटर। यानी कि इनके एफर्ट्स इतने थे, जो कि अभी प्रिंसिपल्स में अभी इतने प्रिंसिपल्स थे उनके, जो कि आज के टाइम में भी डिजिटल कंप्यूटर्स में फॉलो हो रहे हैं। नेक्स्ट, कुछ वेल नोन अर्ली कंप्यूटर्स कौन से थे, जनरेशन में जाने से पहले हमें इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। तो फर्स्ट इसमें आता है द मार्क 1 कंप्यूटर। इसका ड्यूरेशन क्या रहा था एक्चुअली, 1937 टू 1944 तक रहा था। ये एक्चुअली क्या, इसका अनदर नेम भी है एक्चुअली, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर भी इसको बोलते हैं। मार्क 1 कंप्यूटर का अल्टरनेट नेम क्या है, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर भी है। ये क्या है एक्चुअली, फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन था। तो मतलब मार्क 1 क्या है, फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटर मशीन है। किसके थ्रू डिजाइन हुआ है ये, बाय हार्वर्ड ए एकन विद द हेल्प ऑफ आईबीएम कॉर्पोरेशन। इन दोनों ने मिलके इसको डिजाइन किया था। ये क्या है एक्चुअली, ये एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है, मींस it has both component, electronic और mechanical component it contain। based on that technology, मतलब उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर पंच कार्ड मशीन भी डिजाइन की गई थी। यानी कि मार्क 1 कंप्यूटर इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस को सपोर्ट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैकेनिकल डिवाइस के ऊपर बना हुआ है, और उसी टेक्निक को पंच कार्ड भी फॉलो करते हैं। ये काफी रिलायबल था, बट इसको डिजाइन करना काफी कॉम्प्लेक्स था, और साइज में भी काफी बड़ा था। अप्रोक्सीमेट 3000 इलेक्ट्रिकली एक्चुएटेड स्विचेस थे इसके अंदर। आप आइडिया लगा सकते हो कि अगर 3000 स्विचेस है तो ये कितना बड़ा हो सकता है। अप्रोक्सीमेट 50 फीट लॉन्ग एंड 8 फीट हाई था ये काफी। और मोस्टली हम किस पर्पज के लिए इसको यूज करते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब के लिए इसको यूज करते थे। मार्क 1 कंप्यूटर की बात कर रही हूँ मैं। ये अगर एडिशन करता था तो 2 नंबर्स का अगर इसको एडिशन करना था तो ये अप्रोक्सीमेट 0.3 सेकेंड्स लेता था, और अगर तो मल्टीप्लिकेशन करना हो तो ये अप्रोक्सीमेट 4.5 सेकेंड्स लेता था। ये काफी स्लो था अगर आज के टाइम के कंप्यूटर की हम लोग बात करें। डेफिनेटली ये हो सकता है कि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी काफी एडवांस आ रखी है, और जो इसको ओवरकम किए जा रही है डे बाय डे बेसिस पे, तो ये तो फिर भी 37 टू 44 की ईयर में था। नेक्स्ट आता है एटेंसोफ बैरी कंप्यूटर। ये किसने डेवलप किया, मिस्टर डॉक्टर जॉन एटेंसोफ ने डेवलप किया था। इसमें मोस्टली 45 वैक्यूम ट्यूब्स फॉर इंटरनल लॉजिक एंड कैपेसिटर फॉर स्टोरेज। यानी कि इसमें 45 वैक्यूम ट्यूब्स थे स्टोरेज पर्पस के लिए। नॉर्मली यही एक्चुअली इसका मेन बोल सकते हैं हम कि किस पर्पस के लिए एक्चुअली आया था। तो इसमें थोड़े वैक्यूम ट्यूब्स काफी कम थे एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन, सो इसीलिए ये एटेंसोफ बैरी कंप्यूटर आया था। नेक्स्ट आता है ENIAC। ENIAC जिसका ड्यूरेशन था 43 टू 40 1943 टू 46। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये क्या है, फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, यानी कि इट वाज द फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ये फर्स्ट इससे पहले जब ये मार्क 1 था तो ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल था, बट ENIAC क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिकल कंप्यूटर है।
जो कि कंस्ट्रक्ट हुआ था मोरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में। मोरे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में प्रोफेसर कौन थे इनको डेवलप करने वाले? प्रोफेसर जे एकर्ट एंड जॉन मैकोली। तो इन दोनों ने ये डेवलप किया था। मोस्टली ENIAC स्टार्टिंग में मिलिट्री नीड के लिए आया था, मोस्टली मिलिट्री पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता था। और उसके बाद क्या इसमें क्या रहा कि इसका साइज भी काफी बड़ा था। इट टुक अप वॉल स्पेस इन अ 20 by 40 स्क्वायर फीट रूम, यानी कि अप्रोक्सीमेट 20 by 40 स्क्वायर फीट का जो रूम है उसमें ये फिट होता था। और इसमें भी 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि इसमें भी काफी सारे वैक्यूम ट्यूब्स थे। और अगर हमें दो नंबर्स का प्लस करना होता था, एडिशन करना होता था, तो अप्रोक्सीमेट 2000 माइक्रो सेकेंड लेता था ये परफॉर्मेंस, सॉरी 200 माइक्रो सेकेंड लेता था। और मल्टीप्लीकेशन के लिए 2000 माइक्रो सेकेंड ये टाइम लेता था। नेक्स्ट इसमें बता रही हूँ आपको कि EDVAC क्या था, जिसकी ड्यूरेशन थी 1946 से 52 तक। इसका एक्चुअली फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसमें क्या रहता है कि ENIAC में एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक एक्चुअली क्या था? ड्रॉबैक ये था कि ENIAC वाज दैट इट्स प्रोग्राम वर वायर्ड ऑन अ बोर्ड, यानी कि जो भी ENIAC का जो प्रोग्राम था, क्योंकि वायर्ड ऑन बोर्ड पे था एक्चुअली, तो उसको बार बार चेंज करने में काफी प्रॉब्लम आती थी। तो डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने क्या किया, एक स्टोर्ड प्रोग्राम नाम की टेक्निक, एक्चुअली जिसका हम बोल स्टोर प्रोग्राम नाम का कॉन्सेप्ट नया लेके आए, जो कि EDVAC के अंदर था। तो डॉक्टर जॉन वॉन न्यूमैन ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया विद द स्टोर्ड प्रोग्राम, हम लोग कह सकते हैं इसमें। और इसमें वो आइडिया लेके आए बाइनरी नंबर का और इंस्ट्रक्शंस का, रेदर देन अ डेसिमल नंबर। तो हम लोग इससे पहले सारा डेसिमल नंबर्स पे काम कर रहे थे। तो इसमें उन्होंने क्या किया, बाइनरी नंबर का और इंस्ट्रक्शंस का कॉन्सेप्ट लेके आए, जिसके थ्रू हम डाटा स्टोर करना काफी ईजी हो गया और ये काफी बेटर हो गया ENIAC से। नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रही हूँ EDSAC। इट स्टैंड्स फॉर एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। फुल फॉर्म ऑफ दिस इज इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका जो मेन मशीन एग्जीक्यूटेड है, इसका फर्स्ट प्रोग्राम मई 1949 में एग्जीक्यूट हुआ था एक्चुअली। और ये किसके थ्रू हुआ था? प्रोफेसर मोराइस के थ्रू हुआ था, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। इसमें क्या था, एडिशंस मोस्टली 1500 माइक्रोसेकेंड और मल्टीप्लिकेशन अप्रोक्सीमेट 4000 माइक्रोसेकेंड ले रही थी। तो एडिशन के कंपैरिजन में देखें तो ENIAC ये अच्छा था, बट मल्टीप्लिकेशन के कंपैरिजन में ENIAC काफी अच्छा था। नेक्स्ट इसमें आता है यूनिवैक। यूनिवैक मोस्ट इंपोर्टेंट है, फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है ये, जो कि आज के टाइम में भी आप लोग डिजिटल कंप्यूटर ही यूज कर रहे हो। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इट वाज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। 1951 में ये आया था। 1952 में बाय द IBM कॉर्पोरेशन, यानी कि IBM कंपनी ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन कंपनी ने एक नया यूनिवैक इंट्रोड्यूस किया, जिसको नाम दिया IBM 701। कॉमर्शियल कंप्यूटर था वो। तो इसी में वो कॉन्सेप्ट भी आया था। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा कि बेसिक कंप्यूटर एक्चुअली क्या है, कहाँ से आए हैं। अब हम कंप्यूटर की जनरेशंस के बारे में बात करेंगे। जनरेशंस का मतलब क्या रहता है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। जनरेशन का मतलब अगर हम लोग नॉर्मली देखें, जनरेशन इन कंप्यूटर टॉक इज अ स्टेप इन टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर हम लोग जनरेशन की बात करें तो ये स्टेप बाय स्टेप एक ऐसी बात है एक्चुअली, और ऐसी टॉक है जो कि टेक्नोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप टेक्नोलॉजी को आगे लेके जा रही है। ये ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है कंप्यूटर की ग्रोथ को, कंप्यूटर की इंडस्ट्री को एक्चुअली, जिसके थ्रू हम लोग स्टेप बाय स्टेप टेक्नोलॉजी देखते हैं। तो जनरेशन एक्चुअली है क्या? ये एक नॉर्मली फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम लोग अलग अलग जनरेशन में कंप्यूटर के ग्रोथ को देखते हैं। इसमें जब सबसे पहले स्टार्टिंग में जनरेशन की बात हुई तो ये फुल्ली हार्डवेयर बेस्ड था, बट धीरे धीरे ये एक्सटेंड होके सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों के ऊपर दोनों को इम्प्लीमेंट करता है और दोनों को प्रॉपर अच्छे वे में यूज करता है।
अभी तक कंप्यूटर की 5 जनरेशन है और 5th जनरेशन ही कॉन्टिन्यूस चले जा रही है। तो पहले हम फर्स्ट जनरेशन की बात करेंगे। फर्स्ट जनरेशन में एक्चुअली क्या क्या होता है। तो फर्स्ट जनरेशन का ड्यूरेशन है 1942 टू 1955। तो फर्स्ट जनरेशन एक्चुअली है क्या, किस पे बेस्ड है? तो फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पे टोटली बेस्ड है। अब इससे पहले आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने लास्ट पॉइंट में मेंशन किया है सम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स, यानी कि कौन कौन से हैं जो फर्स्ट जनरेशन में आते थे। यही सब हम लोगों ने अभी डिस्कस किए हैं। ENIAC, ED, VAC, ED, SAC, यूनिवैक 1, IBM 701। तो ये सारे फर्स्ट जनरेशन के ही फर्स्ट जनरेशन में ही आते हैं। तो इसी के लिए इन सबको डिस्कस करना काफी जरूरी था, जो कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया। तो फर्स्ट जनरेशन में एक्चुअली अगर हम लोग डिस्कस करने की एक पॉइंट में बताओ फर्स्ट जनरेशन क्या होता है। तो फर्स्ट जनरेशन इज फुल्ली बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स, यानी कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजी को ये क्या क्या सपोर्ट करता है। फिर हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, उसके फीचर्स क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इसमें क्या आता है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब को यूज करता है। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है कि वैक्यूम ट्यूब क्या होते हैं। वैक्यूम ट्यूब क्या होते हैं, एक इट वाज अ फ्रेजाइल ग्लास डिवाइस। ये एक फ्रीजाइल ग्लास डिवाइस होते हैं और जो कि फिलामेंट्स को यूज करते हैं एज अ सोर्स। एज अ सोर्स को फिलामेंट को यूज करते हैं, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हम कह सकते हैं, और एंड कंट्रोल करते हैं एंड एम्पलीफाई द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। मींस वैक्यूम ट्यूब्स क्या रहता है, एक फ्रीजाइल ग्लास डिवाइस रहता है और एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वो फिलामेंट को यूज करते हैं, जिसके थ्रू वो कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को। तो ये होता है वैक्यूम ट्यूब। तो इस मशीन में, और एक्चुअली हम देखें तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे इन फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट इन फर्स्ट जनरेशन के बारे में आपको बताती हूँ कि मेमोरी के अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखें तो इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी ये यूज करते थे। यानी कि फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी यूज करते थे एंड ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन वर फेड इनटू द सिस्टम फ्रॉम अ पंच कार्ड ओनली। यानी कि यहाँ पे यही सेम कॉन्सेप्ट आता है पंच कार्ड वाला, जो कि इंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए हम लोग यूज करते थे उसमें, जो कि इलेक्ट्रो और मैकेनिकल फॉर्म में होते थे। नेक्स्ट इसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस होते थे वो मशीन और असेंबली लैंग्वेज में लिखे होते थे, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज इस टाइम तक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई थी। अब कॉन्सेप्ट ये आता है हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन और लो हाई मशीन और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो एक तो एक्चुअली लैंग्वेज के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल होते हैं जैसे लाइक जावा, C++, रूबी, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल है। और अगर लो लेवल की बात करें तो लो लेवल के टू एग्जांपल्स होते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली अपने अकॉर्डिंग समझ लेता है। हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर समझ नहीं सकता, क्योंकि वो इंग्लिश स्टेटमेंट में लिखी हुई होती है, मोस्टली हम कंसीडर करके चलते हैं उसमें। तो लो लेवल लैंग्वेज को ही फर्स्ट जनरेशन में सारे इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट जनरेशन सारे इंस्ट्रक्शंस लो लेवल लैंग्वेज में ही यूज करता था, जो कि मशीन और असेंबली थी, जो कि काफी डिफिकल्ट था अंडरस्टैंड करना। जो कि स्पेशलिस्ट होते थे वही उसको समझ सकते थे। अर्ली कंप्यूटर्स में ये कंडीशंस होती थी और उसी पे वो काम करता था, क्योंकि यहाँ पे हाई लेवल का कोई टेक्निक नहीं थी, तो सारा काम लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन और असेंबली लैंग्वेज पे ही होता था। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें फर्स्ट जनरेशन की, तो ये क्या करता था, फास्ट कैलकुलेटिंग करता था अपने टाइम के अकॉर्डिंग। साइज में काफी बड़ा था, साइज में ये काफी बड़ा था, यानी कि इसको इंस्टॉल करने के लिए बहुत बड़े रूम की जरूरत पड़ती थी। ये थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स को यूज करता था, जो कि वैक्यूम ट्यूब्स क्या रहते हैं, थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स अगर ये यूज कर रहा है तो ये डेफिनेटली बहुत अमाउंट पे हीट भी जनरेट करेंगे। हीट जनरेट करेंगे तो ये बर्न होने के चांसेस, यानी कि बर्न होने के चांसेस काफी ज्यादा रहते थे। तो इसके लिए एक हमें जो ऐसा रूम चाहिए था उसके लिए, जो कि एयर कंडीशन की फैसिलिटी फुल्ली प्रोवाइड करवाता हो, तो उसके लिए हमें ऐसे रूम की जरूरत पड़ती थी कि फुल्ली वो एयर कंडीशन हो। अगर वो हीट जनरेट कर भी रहे हैं वैक्यूम ट्यूब्स, तो डायरेक्टली उन्हें प्रोसेसिंग की फैसिलिटी मिल पाए, जिसके थ्रू बर्न होने के चांसेस कम रहे। नेक्स्ट इस पे आता है, हर एक वैक्यूम ट्यूब कंज्यूम करता था अप्रोक्सीमेट हाफ वोट ऑफ पावर, यानी कि ये काफी कॉस्टली भी था, तो पावर कंजम्पशन इसका काफी ज्यादा था। अब इसमें नेक्स्ट है वैक्यूम ट्यूब
used filament, they had a limited life. यानी कि अगर वैक्यूम ट्यूब, मोस्टली वैक्यूम ट्यूब फिलामेंट को यूज करते हैं और फिलामेंट की लाइफ बहुत ही कम होती है, तो इसके लिए इसका एक्चुअली मेन ड्रॉबैक हम कंसीडर कर सकते हैं इसमें। इसमें एक्चुअली ये इसका मेन ड्रॉबैक है, क्योंकि फिलामेंट को यूज करते हैं, फिलामेंट की लाइफ काफी कम होती है, और कितने सारे वैक्यूम ट्यूब को मिलाकर हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को डेवलप करते हैं, तो फिर ये लाइफ लॉन्ग लाइफ तक भी नहीं चलता है, और इसमें प्रोग्राम्स को डिजाइन करना, यूज करना काफी डिफिकल्ट होता था। तो ये बेसिक डिटेल है, और हम कह सकते हैं कि फुल डिटेल है फर्स्ट जनरेशन के बारे में, कि क्या इसमें है, वैक्यूम ट्यूब क्या होता है, कौन सी मेमोरी यूज हुई थी, पंच कार्ड वाली थी, क्या क्या इसके बेनिफिट्स, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स में ही मेंशन है, किस टाइप के कंप्यूटर इसमें आते थे, जो कि सम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में मैंने मेंशन किए, और सॉफ्टवेयर क्या क्या यूज करते थे, ये जो कि मशीन लैंग्वेज है, असेंबली है, और स्पेसिफिक साइंटिफिक एप्लीकेशन पर्पज के लिए ही ये यूज होते थे। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर ओनली साइंटिफिक पर्पज के लिए थे, फिर धीरे धीरे और जनरेशन बढ़ती गई, फिर कॉमर्शियल यूज के लिए भी सिस्टम आते गए। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन इज फुल्ली बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स पे फुल्ली बेस्ड थी। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब पे थी, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स पे बेस्ड थी। ये किसने डेवलप की? जॉन विलियन एंड वॉल्टर ने इसे डेवलप किया था एज ए न्यू इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस, यानी कि इसमें एक नया इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस यूज किया, जिसको नाम दिया गया ट्रांजिस्टर्स। इसकी मेन प्रॉपर्टीज क्या है, क्या क्या है एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, मैं आपको बताना चाहूंगी। इसमें क्या रहता है, दे वो मोर इजियर टू हैंडल देन अ ट्यूब्स, यानी कि ये काफी इजी है एज कंपेयर टू ट्यूब्स के इनको हैंडल करना। रिलायबल है बट कंपेयर विद द फर्स्ट जनरेशन ओनली। कुड स्विच मच फास्टर देन ट्यूब्स, यानी कि ये थोड़ा फास्ट काम करते हैं एज कंपेयर टू ट्यूब्स। कितना फास्ट, और पावर कंजम्पशन इनका काफी कम रहता है एज कंपेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। स्मॉलर होते हैं साइज में, थोड़ा एक्सपेंसिव भी थोड़ा कम होते हैं, और हीट भी थोड़ा कम जनरेट करते हैं। ये सारे जो मैंने आपको इसके प्रॉपर्टीज बताई हैं, ये कंपेयर विद फर्स्ट जनरेशन यानी कि वैक्यूम ट्यूब के बताया है। अब ये इसमें सेकंड जनरेशन की बात करते हैं। ये बहुत पावरफुल है, रिलायबल है, लेस एक्सपेंसिव है, और छोटा भी है, और कूलिंग की फैसिलिटी भी इसकी काफी अच्छी है एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। ये क्या करता है, मेमोरी पर्पस के लिए, मेन मेमोरी के लिए ये मैग्नेटिक कोर्स को यूज करता है, और सेकेंडरी मेमोरी के लिए मैग्नेटिक डिस्क और टेप को यूज करता है। जो टेप रिकॉर्डर वाली जो हम टेप हम लोगों ने सुनी होगी पहले, मैग्नेटिक टेप जिसको हम बोलते थे, सॉन्ग्स पे सुनते थे हम लोग उसमें, तो ये सेकेंडरी पर्पस के लिए उनको यूज करता था, और मेन मेमोरी के लिए ये मैग्नेटिक कोर को यूज करता था। इन सेकेंड जनरेशन सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो यहाँ पे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंट्रोड्यूस हो चुकी थी, वो इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें कि फोर्ट्रन आया, कुबोल आया, एल्गोल, यानी कि इस टाइप की लैंग्वेजेस इसके अंदर आई थी। और साथ ही साथ ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट करता था। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेकंड जनरेशन में आई थी, और इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें इंट्रोड्यूस की गई, और साथ ही साथ वर्क कर रहे थे असेंबली और मशीन लैंग्वेज के साथ में भी। इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या रहता है, मल्टीपल जॉब्स टू बी बैच्ड टुगेदर, यानी कि एक साथ बहुत सारी जॉब्स को बैच किया जाता है और उनको सबमिट किया जाता है सेम टाइम पे। तो ये प्रोसेसिंग को फास्ट कर देते हैं, थ्रूपुट को भी इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ जॉब पर सेकंड एग्जीक्यूटेड कितना हो रहा है, तो वो थ्रूपुट को भी इंक्रीज कर देते हैं, और इजियर ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन। अब फर्स्ट जनरेशन मोस्टली टोटली बेस्ड ऑन साइंटिफिक कंप्यूटेशन था, तो सेकंड जनरेशन साइंटिफिक के साथ साथ कॉमर्शियल और बिजनेस इंडस्ट्री के लिए भी आया था। बहुत बेटर नहीं था, बट एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन काफी अच्छा था। और इसमें कॉमर्शियल पर्पज के लिए जो जो बेनिफिट्स मिले एक्चुअली, जस्ट लाइक पेरोल की फैसिलिटी, इसके थ्रू हम पेरोल का काम कर सकते थे, इन्वेंट्री का काम कर सकते थे, मार्केटिंग का कुछ काम करना हो, प्रोडक्ट प्लानिंग करनी हो, तो वो सब चीजें हम लोग सेकेंड जनरेशन में कर पा रहे थे। अब हम सेकेंड जनरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ये क्या है, एक्चुअली 10 टाइम फास्टर है वैक्यूम ट्यूब से, स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, छोटा है साइज में, लेस पावर को कंज्यूम करता है कंपेयर विद फर्स्ट जनरेशन, काफी रिलायबल है, और लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर, इसमें हार्डवेयर फेलियर के चांसेस कम रहते हैं एज कंपेयर टू
सेकंड फर्स्ट जनरेशन काफी फास्ट है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे मैग्नेटिक एज अ मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे आता है। प्रोग्राम को लिखना और यूज करना काफी इजी है इस जनरेशन में। तो जो भी मैं यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या थर्ड एंड फोर्थ की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स डिस्कस कर रही हूँ, तो वो हम मोस्टली कंपैरिजन लेके चलते हैं। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में जो ड्रॉबैक था सेकंड जनरेशन में वो एज कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाता है, बट एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ओनली। जैसे सेकंड जनरेशन में कोई ड्रॉबैक है तो वो थर्ड जनरेशन में एज अ कैरेक्टरिस्टिक या फीचर हो जाएगा, बट कंपेयर्ड विद सेकंड जनरेशन ओनली। और सेकंड जनरेशन के कुछ सिस्टम की एग्जांपल है हनीवेल, आईबीएम, सीडीसी, यूनिवैक, एलएआरसी, ये सब इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन अभी तक हमने देखा फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब पे थी, सेकंड ट्रांजिस्टर्स पे थी। थर्ड जनरेशन इज फुल्ली बेस्ड ऑन आईसी, आईसी पर टोटली बेस्ड है। अब आईसी क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ये। 1958 में जैक क्लेयर एंड रॉबर्ट नॉयस ने इन्वेंट किया था ये 1958 में। इसका ड्यूरेशन एक्चुअली क्या है? 64 to 75 है। ड्यूरेशन मैंने सबके यहाँ मेंशन किए हुए हैं। तो फिर इसका ड्यूरेशन 64 to 75 है थर्ड जनरेशन का। बट इन 1958 में जैक क्लेयर एंड रॉबर्ट नॉयस ने आईसी को इन्वेंट किया। आईसी क्या है एक्चुअली? इंटीग्रेटेड सर्किट है। IC integrated circuit or circuits consist of several electronic component, यानी कि एक ऐसा सर्किट है जो कि कंसिस्ट करता है सेवरल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को, लाइक ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, रेसिस्टर्स, और जो कि एक सिंगल चिप सिलिकॉन से एलिमिनेटेड होती है, उस चिप पे होते हैं सारे और इंटरकनेक्टेड होते हैं। दीज ऑल आर कंपोनेंट ऑन अ सिंगल चिप। तो आईसी एक्चुअली क्या है? एक आईसी इज अ सर्किट consisting of a several electronic components like transistors, resistors, capacitors grown on a single chip of silicon, eliminating wired interconnection between components only. इसे हम माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं और हम इसे चिप भी बोलते हैं। मोस्टली हम लोग बोलते हैं ना चिप, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। तो आईसी में यहाँ पे दो टाइप की चिप अवेलेबल है थर्ड जनरेशन में, जो कि फर्स्ट है एसएसआई एंड द सेकंड वन इज एमएसआई। एसएसआई स्टैंड्स फॉर स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन that has approximate 10 to 20 components only, means it is a small type of scale integrated circuit that have only 10 to 20 components. But in MSI, it stands for medium scale integration. It has approximate 100 component in it. नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे आईसी। काफी साइज में काफी छोटा होता है, एक्सपेंसिव भी कम होता है, रिलायबल भी काफी होता है, ऑपरेशंस भी काफी फास्ट परफॉर्म करता है और हीट भी कम प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी पावर भी काफी कम लगती है, पावर कंजम्पशन इसमें काफी कम रहता है। बट दीज ऑल आर फीचर्स आई एम कंपेयरिंग विद second generation only. Now in third generation, कंप्यूटर्स वर मोर पावरफुल, मोर रिलायबल, काफी कम एक्सपेंस के होते हैं, छोटे भी होते हैं और कूलिंग पर्पज से भी काफी अच्छे होते हैं, वही सेम सेकंड जनरेशन के कंपैरिजन में। तब थर्ड जनरेशन टिपिकली हैड अ फ्यू मेगाबाइट फॉर अ मेमोरी पर्पज। इफ वी आर लुकिंग फॉर अ मेमोरी, यानी कि मेमोरी के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो अप्रोक्सीमेट less than 5 MB main memory they are providing, or for secondary memory they are providing approximate 10 MB, means main memory के लिए approximate जो कि storage capacity को provide करवा रहे थे वो 5 MB तक की थी, and secondary के लिए it is of 10 MB. In this generation also, high level languages are continue in their growing stage, and in this time sharing operating system is also introduced in this. Time sharing operating system क्या रहता है कि टाइम के अकॉर्डिंग काम, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में हमें 4 या 5 जॉब परफॉर्म करनी है, तो पहले फर्स्ट जॉब आएगी और फिफ्थ वाली जॉब वेट ही करती रह जाएगी कि कब मेरा नंबर आएगा।
तो उसमें क्या रहता है कि फर्स्ट जनरेशन को 10 सेकंड के लिए चला दिया, सेकंड को 10 के लिए, थर्ड को 10 के लिए, फोर्थ को 10 के लिए, 5 को 10 के लिए। तो इससे फिफ्थ वाली जॉब का टाइम जल्दी आ जाता है, उसे पूरे के पूरे 4 जॉब कंप्लीट होने का वेट नहीं करना पड़ता। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है यहाँ पे कि हर एक जॉब को टाइम मोड में एग्जीक्यूट करते हैं, जिसके थ्रू हर एक जॉब को साथ साथ काम करने का मौका मिल जाए और कम टाइम में एग्जीक्यूट होने का मौका मिल जाए। जैसे कि मैंने सेकंड जनरेशन में आपसे बात की, फोर्ट्रन एंड कोबोल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई सेकंड जनरेशन में, बट वो पॉपुलर एक्चुअली फोर्ट्रन एंड कोबोल थर्ड जनरेशन में हुई थी एज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको यहाँ पे ये बताया। नेक्स्ट इसमें आता है इसी जनरेशन में मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर को भी इंट्रोड्यूस किया गया। मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर मोस्टली इसी जनरेशन में आए थे। नेक्स्ट मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करती हूँ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में ये मोर पावरफुल है। अप्रोक्सीमेट यानी कि बहुत सारे, अप्रोक्सीमेट 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड ये एग्जीक्यूट करता है, पर सेकेंड 1 मिलियन इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकता है इन थर्ड जनरेशन में। और स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन यानी कि साइज में काफी छोटा होता है, पावर भी कम कंज्यूम करता है और हीट भी कम प्रोड्यूस करता है, काफी रिलायबल भी है, हार्डवेयर फेलियर और अच्छा है, यानी कि इसका कम हार्डवेयर फेल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन। स्पीड के अकॉर्डिंग, अगर स्टोरेज कैपेसिटी अकॉर्डिंग देखें तो स्पीड इसकी काफी अच्छी है, क्योंकि इसमें प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट पूरा आता है। और ये वाला बहुत साइंटिफिक पर्पज के लिए भी है, कॉमर्शियल पर्पज के लिए भी है। और वही सेम हार्डवेयर हाई लेवल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जो कि इजी होता है अंडरस्टैंड करना, क्योंकि वो इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट में ही होती है और वो काफ़ी पोर्टेबल भी होती है। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हम लोग उनको इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है अनबंडलिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर फ्रॉम अ हार्डवेयर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले के जो ओरिजिनल कंप्यूटर का ओरिजिन हुआ था तो ओनली हार्डवेयर पर्पज के अकॉर्डिंग ही हुआ था। अब इसी जनरेशन में सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग भी अनबंडलिंग होने लगी थी फ्रॉम द हार्डवेयर ओनली, और इसी में मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम का कॉन्सेप्ट आया था। नेक्स्ट हम फोर्थ जनरेशन की बात करेंगे। अब सारी जनरेशन थर्ड से कंटिन्यू आईसी बेस्ड ही है, क्योंकि ये काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है वैक्यूम ट्यूब से और ट्रांजिस्टर से। तो फोर्थ जनरेशन भी आईसी बेस्ड ही है, बट ये क्या करती है नॉर्मली VLSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल आईसी को यूज करती है। एक्चुअली ये लार्ज स्केल आईसी को भी यूज करती है और वेरी लार्ज स्केल आईसी को भी यूज करती है। तो लार्ज स्केल आईसी में अप्रोक्सीमेट 30,000 कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, बट इन अ वेरी लार्ज स्केल आईसी में अप्रोक्सीमेट 1 मिलियन कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो आप लोग एज्यूम कर सकते हो एक सिंगल चिप पे इतने सारे कंपोनेंट होंगे तो डेफिनेटली हमारी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी होगी डे बाय डे, कितना इम्प्रूवमेंट आएगा जो कि प्रीवियस जनरेशन में नहीं था, जो कि हमें यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसमें मैं बताती हूँ आपको, a microprocessor contain all circuits needed to perform arithmetic, logical and a control functions, the core activities of all computers on a single chip। यानी कि जो भी हम लोग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, चाहे कुछ कंट्रोल करना हो, अर्थमेटिक परफॉर्म करना हो, लॉजिकल परफॉर्म करना हो, तो वो एक सिंगल चिप पे माइक्रो प्रोसेसर और सीपीयू और सिस्टम परफॉर्म करते हैं, कंटेन करके रखते हैं और उसके थ्रू डेटा को एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग मेमोरी की बात करें तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एज अ सेमीकंडक्टर मेमोरी आता है। इससे पहले वाले में क्या था कि मैग्नेटिक कोर मेमोरीज थी एज अ मेन मेमोरी, बट यहाँ पे अब एज अ सेमीकंडक्टर मेमोरीज आ गई है एज अ मेन मेमोरी, जो कि काफी लार्ज होती है और फास्ट एक्सेस जिसे हम कर सकते हैं। और अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे हार्ड डिस्क का कॉन्सेप्ट आता है, जो कि आज के टाइम में भी हम यूज करते हुए आ रहे हैं, जो कि काफी सस्ता भी होता है, छोटा भी होता है और कैपेसिटी भी ज्यादा लेता है। तो काफी कैपेसिटी के साथ यहाँ पे ये सब कॉन्सेप्ट आए थे, और इसके साथ साथ मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, वो सब कंटिन्यू ड्राइंग स्टेज पे चल रहे थे। बट जो एडवांस फीचर्स है वो यहाँ पे यही है कि सेमीकंडक्टर मेमोरी एज अ मेन मेमोरी आ गई थी और हार्ड डिस्क हम लोग कह सकते हैं एज अ सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पे ग्रोथ हुई थी। नेक्स्ट इन दिस जनरेशन नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट भी आया यहाँ पे, जैसे कि हाई स्पीड कंप्यूटर नेटवर्किंग की फैसिलिटी
इसी जनरेशन के थ्रू हमें मिली है, जिसमें लैन के थ्रू हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कनेक्ट होते हैं और वैन के थ्रू हम लोग वर्ल्ड वाइड कनेक्ट होते हैं। तो लैन एंड वैन का लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है, फोर्थ जनरेशन में आता है। मीन्स फोर्थ जनरेशन ही हमें नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्किंग की हाई स्पीड की टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए हमने देखा है यहीं पे फोर्थ जनरेशन में ही। और इसमें काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी आए हैं, जैसे कि पहले ओनली बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, फिर टाइम शेयरिंग था, और उसके बाद काफी ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए। अगर हम लोग कंपनीज वाले देखें, जैसे कि MS डोस आया, विंडोज आया, एप्पल प्रोप्राइटरी के ऑपरेटिंग सिस्टम आए, तो ये सब भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया। नेक्स्ट इसमें आया, ये एक GUI बेस्ड टेक्निक प्रोवाइड करवाता है, जो काफी मोर यूजर फ्रेंडली होता है। तो GUI एक्चुअली क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, दैट मोस्टली प्रोवाइड आइकन्स एंड मेन्यूज। यानी कि जो आप लोग आज के टाइम में डेस्कटॉप पे आइकन्स मेन्यूज देखते हो, वो एक GUI का ही टाइप है, जो कि यूजर को काफी यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाता है, जिससे यूजर काफी इंटरेक्टिव फील करता है और उसको यूज करके इजीली उसको यूज कर सकता है। और इसी जनरेशन में पावरफुल, जैसे कि लाइक MS ऑफिस हम बोल सकते हैं, ऑफिस ऑटोमेशन के लिए वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, दीज ऑल कॉन्सेप्ट्स आर कम्स अंडर इन दिस जनरेशन ओनली। और इसी जनरेशन में हम लोग मोस्टली मल्टीपल विंडोज का कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे देखा है, कि मल्टीपल विंडोज को हम कैसे यूज कर सकते हैं। और यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, और C लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग, सॉरी लैंग्वेज, हाई लेवल नहीं बोलेंगे एक्चुअली उसको, मिडिल लेवल लैंग्वेज, वही यूनिक्स और C लैंग्वेज भी इसी जनरेशन में आके काफी पॉपुलर हुए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में आता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। ये काफी छोटा होता है साइज में, एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन के। अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग मेन फ्रेम की बात करें, तो डेफिनेटली वो रिक्वायर्ड एयर कंडीशन, उसके लिए काफी रिक्वायरमेंट है। अगर हम पीसीज के अकॉर्डिंग बात करें फोर्थ जनरेशन में, तो इसके लिए एयर कंडीशन बहुत ही मिनिमम की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। और ये लेस पावर लेता है एज कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन, काफी रिलायबल है, लेस प्रोन टू हार्डवेयर फेलियर भी है अकॉर्डिंग टू द थर्ड जनरेशन, फास्टर भी है, क्योंकि इसमें मेमोरी, अकॉर्डिंग टू द मेमोरी स्टोरेज कैपेसिटी के अगर हम लोग देखें, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, जनरल पर्पस मशीन इसके लिए हम यूज करते हैं मोस्टली। और हाई लेवल लैंग्वेज के लिए काफी बेनिफिटेड है, GUI को प्रोवाइड करवाता है ये। दीज मोस्टली अगर हम लोग देखें, काफी अफोर्डेबल भी है, पर्सनल यूज के लिए भी काफी अच्छा है। तो मोस्टली फोर्थ जनरेशन के बेसिक यही फीचर्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन भी आईसी बेस्ड ही है, बट इसमें आईसी कौन से यूज हो रहे हैं, तो इसमें आईसी ULSI यूज हो रहे हैं, जो कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे होते हैं। यानी कि अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ कंपोनेंट ऑन अ सिंगल चिप, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर इतनी कैपेसिटी रखता है कि एक चिप के अंदर आपको 1 करोड़ कंपोनेंट मिलेंगे, और उसके अकॉर्डिंग फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। अब इसमें क्या रहता है, इस जिसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड इंक्रीज हो गई, साइज ऑफ मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क डबल हो गए। हर 18 मंथ में ये डबल हो रहे हैं अभी भी। ये पोर्टेबल नोटबुक कंप्यूटर को इसी के अंडर इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि छोटे जो नोटबुक कंप्यूटर होते थे, जिनको पोर्टेबल पोर्ट किया जाता फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो भी इसी जनरेशन में आए थे। और अगर हम लोग स्टोरेज टेक्निक की बात करें, जो कि मेन मेमोरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, तो काफी फास्ट मेन मेमोरी है यहाँ पे एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। और इसी जनरेशन में ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि जो CD रोम, रीड ओनली मेमोरी, और ये सब कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, जो कि पोर्टेबल मास स्टोरेज भी थे, जो कि डाटा को स्टोर करने का काम करते थे, पोर्टेबल थे वो काफी। तो वो सब कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आता है। नेक्स्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करें, तो कि फोर्थ जनरेशन में भी था, तो डेफिनेटली नेक्स्ट जनरेशन में भी, सॉरी इन दिस जनरेशन भी रहेगा। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज भी आज के टाइम में कितनी जरूरी हो गई है, डे बाय डे पे हम लोग कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्क के थ्रू ही। तो इसी में हम लोगों ने यहाँ पे
जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे थे, तो विद द हेल्प ऑफ ईमेल इसको इंट्रोड्यूस किया गया। एक्चुअली विद द हेल्प ऑफ ईमेल जो हम कम्युनिकेट करते हैं, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। ट्रिपल W का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे आया कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, कैसे यूज होता है, और एक्चुअली ये यूज में आया कि कैसे हम इसे यूज करते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट। यानी कि ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो फिफ्थ जनरेशन जो कि 89 से प्रेजेंट, जो कि अभी तक चले जा रही है, तो वो सब चीजें कंसीडर कर रही है जो कि हम आज के टाइम में यूज कर रहे हैं, जो वो सब चीजें इसने डेवलप की है जो कि आज के टाइम में हम लोग यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आया मल्टीमीडिया का। मल्टीमीडिया का कॉन्सेप्ट यानी कि जैसे कि बोल सकते हैं टेक्स्ट, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो, ये सब सपोर्ट करता है ये जनरेशन का कंप्यूटर। नेक्स्ट इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम लोग देखें इसमें, तो पोर्टेबल है ये डेस्कटॉप पीसी के लिए भी, और अगर हम पोर्टेबल तो है ही ये, और डेस्कटॉप पीसी भी ये सपोर्ट करता है। और वर्क स्टेशन यानी कि वर्क स्टेशन आर सेवरल टाइम्स मोर फास्टर देन नॉर्मल पीसी, तो वर्क स्टेशन की टेक्निक को भी ये फॉलो करता है, यानी कि हम लोग वर्क स्टेशन भी बना सकते हैं अपने सिस्टम्स को इन दिस। नेक्स्ट इसमें आता है पावर कम लेता है, रिलायबल भी काफी है, हार्डवेयर फेलियर इसमें कम रहता है कंपेयर विद द प्रीवियस जनरेशन। मेमोरी काफी अच्छी है, प्राइमरी और सेकेंडरी विद द हाई स्पीड। जनरल पर्पस मशीन के लिए ही हम इसे यूज करते हैं मोस्टली। हाई लेवल लैंग्वेज जो कि जावा लैंग्वेज है, जो कि यहाँ पे इसी जनरेशन में आई है और काफी पॉपुलर भी हुए। यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करवाते हैं ये, इंटरफेस ऐसा देते हैं कि यूजर काफी फ्रेंडली फील करता है क्योंकि वो मल्टीमीडिया प्रोवाइड करवा रहे हैं। GUI बेस्ड है, आइकन और फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। काफी पावरफुल एप्लीकेशंस इंक्लूडेड है इसके अंदर, और इंटरनेट बेस्ड टूल टोटली अवेलेबल है इसके अंदर। नेक्स्ट माइक्रो कर्नल बेस्ड है, मल्टी थ्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इंटरनेट के थ्रू हम लोग सारे सिस्टम को कनेक्ट करके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। और ये इसके फीचर्स बेसिकली हो गए सारे। और जो इसके सम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम्स के नाम है वो कौन कौन से हैं? IBM नोटबुक, पेंटियम पीसी, सन वर्कशॉप, IBM SP/2, SGI ओरिजिन 2000, परम 10,000, ये सब किसके एग्जाम्पल है? फिफ्थ जनरेशन के एग्जाम्पल है, जो कि अभी कंटिन्यू चल रही है। ये बेसिक डायग्राम है यहाँ पे कि वैक्यूम ट्यूब किस टाइप की होती है, ट्रांजिस्टर्स किस टाइप के होते हैं, एंड IC किस टाइप के होते हैं। तो आप सोच सकते हो ये एक वैक्यूम ट्यूब है और थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन में यूज होती थी। फिर ट्रांजिस्टर सेकेंड जनरेशन में, एंड द थर्ड जनरेशन एंड ऑनवर्ड्स हम लोग IC को यूज कर रहे हैं। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है, डाटा एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कंप्यूटर की, और इवोल्यूशंस यानी कंप्यूटर की जनरेशन आने से पहले क्या क्या बेसिक कंप्यूटर एक्चुअली आए थे। और फिर हमने जनरेशन को डिस्कस किया वन बाय वन, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ उनकी हार्डवेयर में क्या क्या आया, सॉफ्टवेयर में क्या क्या चेंजेस आए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, और उनके बेसिक नाम क्या क्या थे। थैंक यू।